नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड और वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश चलता है रुपया से। कहा ही जाता है कि सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना। और ज्यादातर लोगों के पास रुपया होता नहीं है, और वो ये बात करते हैं कि रुपया सबसे बड़ा होता है। जिनके पास रुपया होता है उनकी खबर ही नहीं होती है आपको। लेकिन रुपया से देश चलता है, रुपया से इंडस्ट्री चलती है, रुपया से बिजनेस चलता है। और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई करेंसी का रंग नहीं होता, काली हो, गोरी हो, भूरी हो, सब चलेगी। स्वदेशी की एक नई डेफिनेशन हमने अपने निकाली है, जिसमें कहा गया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, असेंबल इंडिया, ये सब बातें हुई। फिर एफडीआई को लेकर बात हुई। तो देश में किस तरह से एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या आ रही है, नहीं आ रही है, उसका क्या फायदा हो रहा है, क्या वो दूसरे देशों की तरफ जा रही है, जो दुनिया की इस समय की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कैसे असर डाल रही हैं। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा बात करते हैं कि स्टार्टअप की, ताकि हम सीखें कि कैसे परेशानियों से, दुविधाओं से, गलतियों से और संकट से एक नया अवसर निकाला जाता है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर। इस सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ हैं नीरज वाजपेयी साहब, जो बड़ा लंबे समय से इस सारी चीजें को, रुपये की दुनिया को, माया की जो दुनिया है ना, उसको बहुत अंतर से जानते हैं। तो इस माया जाल को समझते हैं नीरज जी से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु, हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये रुपया सबसे बड़ा होता है, आता कैसे है, जाता कैसे है। नमस्कार सर। और रुपया सबसे बड़ा है, और रुपया आने का और जाने का जो रेगुलेटर है, जो टैप है, उसको कोई तीसरा व्यक्ति संचालित करता है। तो रुपया क्या है सर? नदी की पानी की तरह है। आप उसको जरा सा भी रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रास्ता बदल लेता है। रास्ता बदल उसको कोई भूमि व्यक्ति से या से प्रेम नहीं है। वो बहुत ही वीतरागी टाइप का होता है। तो वो आपने जरा सी बाधा उत्पन्न की तो रास्ता बदल लेगा तुरंत। उसको किसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहा है। वो बिल्कुल जल प्रवाह। जी, क्या बात। यस। तो देश में बहुत सारा रुपया आता है एफडीआई एफपीआई के जरिए। देश से बहुत पैसा बाहर जाता है, हम लोग भी निवेश करते हैं बाहर। तो जहां सबसे आसान जिंदगी होती है, ये मानव स्वभाव भी है, तो रुपया भी वैसे ही स्वभाव का है कि जहां लाइफ में ईज है, रुपया उधर ही जाएगा। आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो रुपया उधर नहीं जाएगा। और ये हमने पिछले हाल के कई वर्षों, दसियों साल में देखा है कि जिन जिन देशों में ईज ऑफ डूइंग रियल मीनिंग में की गई है, बातों में नहीं खाली, वहां सबसे ज्यादा निवेश गया है। जहां ज्यादा कानून नहीं छांटे गए हैं, ज्यादा नियम कायदे नहीं समझाए गए हैं, वहां इजी मनी गई है और वहां का फिर पैसा विकास में काम आया है। लेकिन आप बहुत बंदिशें लगाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाओगे, तो मनी का प्रवाह, धन का प्रवाह रुक जाता है। तो अभी आप देखिए जो डेटा आया है, जिसमें ये बताया गया कि आउटबाउंड एफडीआई, यानी भारत से जो पैसा बाहर जा रहा था, अब जा रहा है। और मतलब लगातार वो जाता रहता। बहुत सारे देशों में कंपनियां एक्विजिशन करती हैं, या नई फैक्ट्री लगाती हैं वहां पे, या एक्सपैंड करती हैं, या अपनी कंपनी कहीं और बनाती हैं, तो आप पैसा ले जाते हैं। वो पैसा बहुत तेजी से बढ़ा है। सिंगापुर गया है, यूएस गया है, अफ्रीकी देशों में गया है, यूएई, दुबई एक बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। तो बहुत सारा पैसा इंडिया से उधर जा रहा है। अब क्यों जा रहा है? क्या ये लोग देश से प्रेम नहीं करते? भारत से बाहर क्यों ले जा रहे हो पैसा आप? तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक विवेकशील व्यक्ति बन के अगर आप सोचें, तो जो व्यापार कर रहा है ना, उसके लिए जरूरी है कि जो पैसा वो लगा रहा है वो काम में आए और उससे रिटर्न बने। आरओआई बोलते हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर उसको सिंगापुर में ज्यादा इजी दिख रही हैं चीजें, नियम कायदे आसान है, पैसा ले जाना आसान है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी है हमारी, तो पैसा वहां जाएगा। और जहां ग्रोथ होगी पैसा वहां जाएगा। ये एकदम तय बात है। ग्रोथ नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, आप भले ही कितने अच्छे व्यक्ति हो। ये क्रूड बिजनेस का नियम है। तो इसीलिए हमने देखा कि हाल के वर्षों में बहुत पैसा बाहर गया है। और एक कारण तो ये है नियम की वजह से। दूसरा कारण ये कि हमको एक्सपैंड भी करना है। बहुत सारा बिजनेस अमेरिका में है, बहुत सारा बिजनेस अलग अलग सिंगापुर जगह। में है, अलग अलग जगहों में, तो पैसा वहां जा रहा है। तो ये एकदम स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन मूल कारण ये है कि जितना आसान इकोसिस्टम आप बनाएंगे,
मनी फ्लो उतना ज्यादा वहां आएगा। ये इसका मूल चरित्र है, मूल कारण है। पैसे का मूल चरित्र है वो बिल्कुल निर्प्रवाह चलता है कि उसको रोकोगे तो नहीं आएगा। नहीं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? अब तो 10 साल से जो सरकार है हमारी, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ही जोर दे रही है, स्वदेशी पर भी जोर दे रही है, और कह रही है कि जितनी नीतियों में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है उस पर काम कर रही है। सिंगल विंडो का भी एक काम चला बहुत सारा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि उसमें कोई काम बड़ा हुआ है जो हमारे बिजनेस को या पैसे को रोक सके? विजय जी देखिए, बहुत सारे बिजनेस से हम लोग बातचीत करते हैं और अपने करियर के दौरान हमने बहुत सारे एसएमई से, बड़ी कंपनियों से, सबसे बात की है। सबका एक चीज पे बड़ा सहमति थी कि सरकार के कहने और तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी ईज ऑफ डूइंग नहीं है। एक बिजनेस लगाने के लिए आपको इतने लाइसेंस और इतनी पेचीदगियां हैं आज भी कि वो आसान नहीं है कि आप करें। तो आदमी कई बार झुंझला जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ का जो सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, करप्शन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, बहुत दिक्कतें होती हैं। कहने के लिए कि सरकार ने प्रयास किया है, कुछ जगहों पे कुछ चीजें ईज भी हुई, वो सरकार दावा करती है हमने कितने सारे कानून खत्म कर दिए हैं बिजनेस, बट अभी भी मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ है बिजनेस शुरू करने के लिए। आपको बहुत सारे टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे नियम कायदों कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप एक छोटी सी अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहिए तो आपको पता नहीं 2-3 दर्जन परमिशन लेनी पड़ेंगी, इधर से उधर से सब जगह से, और कोई भी आदमी कभी भी आके आपके सामने खड़ा होके आपकी जांच शुरू कर देगा। तो ईज ऑफ डूइंग कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हुआ नहीं, ग्राउंड पे नहीं हुआ है। हो सकता है कागजों पे हो गया हो, जमीन पे नहीं उतरा है, इसलिए भी तकलीफ है, वो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। तो ये एक सच्चाई है, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए। जैसे मैं एक बहुत बिग पिक्चर में एक बात हमेशा कहता हूं कि आज से कुछ साल पहले इलान मस्क भारत में आना चाहते थे, बड़ी खबरें चलती थी, उनको बुलाया भी जाए, फिर वो अचानक से पलट गए, मैं नहीं आऊंगा, ये जो भी रीजंस रहे हों। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं किसी भी राज्य, अब हमारे यहाँ तो स्टेट सिस्टम है ना, तो राज्य सरकारों में एक सीईओ बनाया जाए जिसका सिर्फ यही काम हो कि दुनिया भर में घूम घूम के वो व्यापारियों को, बिजनेसमैन को अपने यहाँ लेके आए और उस जगह सर हमारे यहाँ सारे फैक्ट्री लगाओ तो साहब। रोजाना, मैं तो सोचता हूँ आइरा रोजाना सारी राज्यों के सरकारें, अफसर, मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुझे तो लगता ही नहीं आजकल तो ये आप एक और बहाना उनको दे रहे हैं, पहले ही बहुत घूम रहे हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, घूम रहे हैं वो खाली। अब मुख्यमंत्री जी को आप या वित्त मंत्री जी को आप या उनके यहाँ कोई और मंत्री जी, उनको आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं तो कह रहा हूँ एक स्पेसिफिक सीईओ है जिसका नाम होगा बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट, और वो मंत्री लेवल का आदमी हो, और उससे आप हर 3 महीने में, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट का हिसाब किताब लिया जाता है, वैसे ही आप हर वैसे 3 महीने बाद पूछिए कि भाई आपने क्या किया, कितने बिजनेस आप लेके आए हमारे राज्य में, क्या आपने ग्रोथ दिखाई हमें, तो हिसाब लीजिए। अभी तो क्या आपने मान लीजिए किसी मंत्री से पूछा तो मंत्री जी के पास 70 काम है, यही काम थोड़ी है उनके पास। वो एमओयू साइन हो जाते हैं 1 लाख करोड़ के, उसमें से जो उसका कन्वर्जन होता है वो 10%। वही मैं तो समझना चाहता था कि ये जितने आप बिजनेस के मेले लगाते हैं, आजकल बहुत सारे बिजनेस मेले भी लगने लग गए, कुछ कुछ होने लग गया, और उसमें तो इतने लाखों करोड़ के वो होते हैं, एमओयू एमओयू साइन होते हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार्स में 5-5 दिन चल रहा है, विदेश से आ रहे हैं लगा। फिर होता क्या, मुझे लगता है कि उससे तो भारत एकदम खुशहाल हो चुका होगा, यदि उस सारे इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा। आपको पता है, जैसे जब कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है तो कंपनियां उसका नंबर देती हैं कि हमने ये फलानी गाड़ी लॉन्च की है, 2 दिन के अंदर उसकी 25,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई। बुकिंग हो फिर वो गई। एक नंबर देंगे 1 महीने बाद कि इसकी 1 लाख गाड़ियां बुक हो चुकी है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की वेटिंग चल रही है। अब उनसे 1 साल बाद पूछिए कि क्या वो 1 लाख गाड़ियां बिकी, बोलेगा नहीं सर 10,000 बिकी है। कन्वर्जन रेट इज 10 to 15%। तो एमओयू में भी वैसा ही होता है, व्यापार मेलों में आते हैं लोग, देखते हैं, इंटेंट जाहिर करते हैं, सरकार के सामने तो कुछ तो बोलना ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यापारी किसी मेले में गया तो वो जाएगा इसलिए कि एक हाथ में कागज लेके गया, उसमें साइन कर देगा मैं 25,000 करोड़ निवेश उसकी इच्छा करूंगा। तो है कम से कम। उसकी इच्छा है, लेकिन उसने किया क्या? तो दोनों से पूछना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया, और उनसे पूछना चाहिए सरकार से क्यों नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि ईज ऑफ डूइंग नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हैं,
वरना कोई व्यापारी क्यों नहीं फैक्ट्री लगाना चाहेगा अगर उसको सहूलियत और सुविधाएं मिलेंगी तो, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। आप उसको पैसा कमाने के लिए अच्छा माहौल दीजिए, वो आएगा। इसके टेस्ट केस देखिए ना आप, हिंदुस्तान का डेट्रॉइट कहां कहां बना? चेन्नई में बना, पूना में बना, और थोड़ा सा गुजरात में बना, जो पूरा ऑटो हब डेवलप हुआ। यस, यूपी में क्यों नहीं ऑटो हब बना? दिल्ली के बिल्कुल बगल में इतनी जमीन, हजारों एकड़ जमीन मिल सकती है। बिहार में क्यों नहीं बना? नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं बना? ये क्योंकि सप्रयास इसको लाया नहीं गया। अगर कोशिश की जाती और जिम्मेदारी तय की जाती कि आप लेके आइए तो बनेगा। तो मैं जो पहले बताया था कि इलॉन मस्क आना चाहते थे, वो नहीं आए, तो एक आदमी उनके पीछे लगा देते कि भैया आप आओ, बस आप बताओ आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। नहीं किया आपने। आप अपने, क्योंकि आपने ऐसे पेचीदगियां बना रखी हैं, टैक्स इतना लगाऊंगा, प्रोडक्शन इतना करो, इनसे इतना खरीदो, उनसे उतना खरीदो, तो फिर बिजनेसमैन सोचता छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, हम तो टैक्स दे देंगे, ऐसा ज्यादा ऐसा मैं बेटर। इसकी दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ आपसे कि क्यों नहीं करती सरकारें, क्योंकि किसी स्टेट में यदि इन्वेस्टमेंट होता है, फैक्ट्रियां खुलती हैं, कंपनियां खुलती हैं, तो वो पॉलिटिकली उस सरकार के ही फायदे की बात है ना। फिर नहीं तो नीरज जी ने रोज जब चुनाव होंगे तो फिर खबर बताएंगे कि देखो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये ह्यूमन इंडेक्स में यहाँ पहुंच गए, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एफडीआई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो सरकार का नुकसान हो रहा है ना उसमें तो, और पॉलिटिकल बिल्कुल नुकसान हो भी हो रहा रहा है। है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे हिसाब से ये इसलिए नहीं हो पाता सर, दो इसके मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो सिस्टम आपने बनाया है, आप ही ने बनाया है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको ठीक करना शायद अब आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। दूसरा कारण ये है कि इतने प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं वहां पे कि जिनके थ्रू आप ये काम करना चाहते हैं वो हो नहीं सकता है। अगर एक लोकल यूनिट आपको लगानी है तो वहां के बहुत सारे लोगों को आपको खुश करना पड़ेगा कानून के अलावा, तो आप कर नहीं पाते हैं इसको। वरना कोई रीजन मुझे दिखता नहीं है कि ये हो। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं बिना नाम लिए, क्योंकि वो सच एग्जांपल है। खाली नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अननेसेसरी विवाद होगा। यूपी में ही एक जगह एक फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री ओनर ने कहा कि मैं वो फैक्ट्री आपके जिले में लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि एक भी एम्प्लॉय मैं उस शहर का भर्ती नहीं करूंगा। नहीं लूंगा। एमपी एमएलए कोई कुछ भी कह दे, एक भी एम्प्लॉय वहां का नहीं रखूंगा मैं। उस पर एग्रीमेंट हो गया, हाँ लगाइए, और वो फैक्ट्री लग गई। एक भी एम्प्लॉय उस शहर का भर्ती नहीं किया गया, सब बाहर से लाए गए। तो अगर इस तरीके की कंडीशंस पे आप मानते हैं तो इंडस्ट्री आएगी, लेकिन ये एक अनोखा उदाहरण था। अदरवाइज आप, अगर आप ऐसे उसको बोलिए कि, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर हर देश के लिए, हर प्रांत के लिए, हर जिले के लिए बीएसपी जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली, पानी, सड़क, और उसमें एक एल मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, बीएसपीएल, लॉ एंड ऑर्डर। ये चार चीजें आप किसी भी इंडस्ट्री को मुहैया करा दीजिए, थोड़ा से आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। बट यही चार चीजें समस्या है। आप नॉर्थ के स्टेट में देखिए, बिजली नहीं आती ठीक से, और क्वालिटी पावर और नहीं आती, या इतनी महंगी बिजली आपने कर रखी है कि वो चलाना संभव नहीं है। पानी की सुविधा नहीं है, पानी, आप इंडस्ट्री को पानी चाहिए, पानी नहीं दे पाएंगे आप। लॉ एंड ऑर्डर भगवान मालिक है, हर छोटा मोटा नेता वसूली करने पहुंच जाता। मैंने सुना कि आपके नोएडा इलाके में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, वहां वसूली भी होती है। अब पता नहीं, अब आजकल होती नहीं होती, लेकिन जब लगी थी तब होती थी। तो ये जो चीजें है ना, ये पॉलिटिकली ठीक करनी पड़ेंगी आपको, अदरवाइज इंडस्ट्री नहीं आएगी। फिर तो वो चली जाएगी सिंगापुर, दुबई में बिजनेस करेंगे हम, या यूएस में लगाएंगे। मैंने बताया ना, पानी की तरह है रुपए का प्रवाह, इन्वेस्टमेंट का प्रवाह, रोका जिधर है दूसरी आसान तरफ। है उधर वो जाएगा। सर एक अंदाजन कितना एफडीआई जो हमारा है, या कह ले कि यहाँ से पैसा कितना बाहर जा रहा है, एक अंदाजन देखें, और कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। सर अभी पिछले साल तो हमारा जो एफपीआई एफडीआई था वो तो ऑलमोस्ट नेट जीरो हो गया था। मतलब जितना आया और जितना गया वो नेट जीरो था। नेट अभी जो जीरो है। लेटेस्ट हमारे ऊपर, हाँ नेट जीरो था पिछली बार, वो आया नहीं था हमारे पास। लेकिन जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा हम लोगों के पास देखने को मिला था, उसमें मैं आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार की कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो 2022-23 में सिंगापुर में गया था करीब करीब 22-23% टोटल इन्वेस्टमेंट का। यूनाइटेड स्टेट्स में गया था 1 लाख करोड़ के आसपास, यूनाइटेड किंगडम में 1 लाख करोड़ गया था, रुपए में बता रहा हूं मैं आपको ये।
तो वो बिलियंस डॉलर में आप कन्वर्ट करिए। तो काफी ओडीआई भारत से गया इन 3-4 डेस्टिनेशन में, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड भी गया था। ये 22-23 का आंकड़ा है। 23-24 में अगर आप और नीचे आके आप देखेंगे तो सिंगापुर में $2 बिलियन गया है जनवरी से मार्च 2025 में। मॉरिशस में गया है $1.4 बिलियन और यूएसए में गया है $1.7 बिलियन। ये हमारे सबसे बड़े जो यहाँ से पैसा आउटबाउंड गया है वो। हाँ, तो अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नेट जीरो था हमारा, क्योंकि यहाँ से जो गया और जो वहां से आया नेट वो करेंगे तो जीरो हो गया। और जो हमारे शेयर मार्केट में एफपीआई आता है, ये एफडीआई नहीं मानते इसको, एफपीआई है, ये खाली मार्केट में लगने के लिए आता है, हेज फंड की तरह। ये तो लगातार बेच ही रहे हैं, पैसा निकल ही रहा है यहाँ से, इसलिए आपका रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है इंटरनेशनली और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा पैसा फंड वाले बेच के अपने देश ले जा रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि पैसा इस तरह से हो रहा है, जीरो हम लोग पहुंच गए ओडीआई और एफडीआई पर। दूसरा किस्सा होता है जो अभी मैं एक संजय बारू साहब की किताब पढ़ रहा था, वो भी इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हैं, मनमोहन सिंह के साथ। उन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, अमीर लोग हैं, वो भारत छोड़ के ही जा रहे हैं और वो दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। तो पैसा भी जा रहा है और पैसा जिनके पास है वो भी बाहर जा रहे हैं। और फिर नीरज जी मुझे समझाते हैं कि कमाल है, आप खुश नहीं रहते, हम फोर्थ इकोनॉमी हो गए दुनिया की। देखिए, कानपुर के लोग उत्तर प्रदेश में सबसे खुश लोग हैं। आपको पता ना, एक सर्वे में आया था कि सबसे ज्यादा पर्सन हैप्पीनेस इंडेक्स में कानपुर सबसे ऊपर है। तो अब ऐसा तो नहीं कानपुर के सारे लोग बहुत संपन्न हैं। खुश रहने का फार्मूला कुछ और ढूंढ लीजिए, आप तो खुश रहेंगे। सीरियस नोट पे आपने जो क्वेश्चन पूछा वो सीरियस नोट पे सर ये है कि मतलब एग्जैक्ट फिगर, मुझे एक नंबर मैंने सुना था कि 3900 लोग शायद कुछ सालों में गए हैं यहाँ से, जिन्होंने बाहर चले गए हैं, बहुत सारे नंबर। एग्जैक्ट फिगर शायद ये नहीं हो, और ज्यादा कम भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग दुबई जा रहे हैं जी, फेवरेट डेस्टिनेशन का यूएई है। कुछ लोग सिंगापुर भी जा रहे हैं, ट्विटर पे कई लोग लिखते रहते हैं वो किसी किसी समस्याओं से जा रहे हैं। लेकिन इसका मेजर रीजन सा टैक्स है। जो ज्यादातर लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो टैक्स की वजह से गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैक्स लगता है। और दुबई में अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्सेशन का फायदा मिलता है। एक तो वहां इनकम टैक्स लगता नहीं है, तो उसका बड़ा फायदा हो जाता है। वहां पे बहुत मामूली सा वैट शुरू किया गया है, जो कि बहुत एक्सपेंडिचर टैक्स है वो, तो एक बड़ा फायदा वो है। दूसरा, जो हमारा टैक्सेशन का ट्रीटी है उसका बेनिफिट मिलता है, तो इस वजह से भी लोग जाते हैं। सिंगापुर भी जा रहे हैं, जबकि ये दोनों देश बहुत महंगे हैं ये, लेकिन संतोष ये होता है कि मैं पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं। भारत में जो महंगाई भी है और टैक्स भी है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? तो वो एक बड़ा रीजन है कि मैं कमा यहां रहा हूं और मैं जो पैसा यहां खर्च कर रहा हूं, क्या हमको वैसी सुविधा मिल रही है क्या? अभी आपके गुड़गांव में, गुरुग्राम में रादर, 150 करोड़ के लोगों ने फ्लैट खरीदे और उसके सामने तालाब बना हुआ था बारिश में। तो 150 करोड़ का फ्लैट खरीद के अगर हमको पानी के बाढ़ वाली जैसी स्थिति में झेलना पड़ेगा, तो मैं दुबई में खरीद लूंगा ना फिर फ्लैट। ये लॉजिकली आप सोचिए ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है देश में। कोई भी शहर ले लीजिए, बेंगलुरु में इतना ट्रैफिक है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हर दिन आदमी कंप्लेन करता है। तो जहां जहां आप देखेंगे कि जो अमीर कि आपको फ्लाइट टाइम पर मिल गई तो आप सौभाग्यशाली है, क्योंकि इतने ट्रैफिक में आप फंसते हैं बेंगलुरु में। मेरी खुद की फ्लाइट बेंगलुरु में छूट चुकी है। आप पहुंच नहीं पाए, वहां पे छूट गई, अब क्या कर सकते हैं आप? ये स्थिति आपको मुंबई में भी, आप अगर फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट कैसे छूट गई? चार्टर्ड फ्लाइट तो छूटती नहीं है ना सर। चार्टर्ड फ्लाइट तक पहुंचने के लिए समय लग गया था। फ्लाइट तो रेडी थी, पहुंच नहीं पाया मैं। तो मैंने कहा कि आप मेरे बंगले के ऊपर जो है हेलीपैड बनाओ यार, तो मैं उससे जाया करूं। तो ये जो समस्या है ना सर, कि पैसा भी खर्च करके लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो लोग भाई दुबई जा रहे हैं, वहां की लाइफस्टाइल अच्छी है, पैसा खर्च करके लाइफस्टाइल लेंगे। ये सही गलत आप अलग अलग डिस्कशन लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे गंभीरता सोचना चाहिए कि लोग क्यों जा रहे हैं। और उनसे ही, हाँ, वो उसका रीजन ही यही है कि मैं यहाँ इतना टैक्स देता हूं, लेकिन मुझे क्या सुविधाएं यहाँ पे।
मैं अपना मेडिकल कराऊं, अगर अपनी दवा कराऊं, इलाज कराऊं, तो मैं अपना पैसा खर्च करूंगा, और बहुत महंगा है यहाँ पे। आपको एक डेटा बताता हूं मैं। आउट ऑफ द पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस भारत में बहुत ज्यादा हैं, जबकि पिछले 1 साल में वो आधे हो गए हैं। स्टिल वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आउट ऑफ द पॉकेट जो आप मेडिकल में खर्च करते हैं। वो तो तो हमारे अगर यहाँ आप यदि आपको भगवान ना करे कि हॉस्पिटल या कोर्ट का दरवाजा दिखाए। मैं आपको अपना उदाहरण बता देता हूँ। अभी 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, मुझे एक हार्निया का ऑपरेशन कराना था। मैंने मुंबई के एक बड़े अस्पताल में जाके अपना चेकअप वेकअप कराया, मैंने एस्टिमेट बनाया, 5 लाख रुपए का उन्होंने बिल दिया था मेरे को, पैकेज, आजकल पैकेज चलते हैं 5 लाख रुपए का। तो मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, मैं छोटे शहर में चला जाता हूँ, वहां सस्ते में हो जाएगा। वही काम कम में हुआ। तो आप सोचिए ना कितनी महंगाई है। तो अगर इंश्योरेंस आपका नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप सोचिए कितनी मुश्किल है। तो पैसा भी दूं, टैक्स भी दूं, फिर बाढ़ के पानी में चलूं मैं, तो शायद लोगों के अंदर ये सोच आती है कि भाई हम लोग वहां जाएं। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे कि नहीं नहीं यहीं कमाया है तो यहीं खर्च करो। मैंने फिर वही कहा कि पैसा एक उड़ता पंछी है, उसको आप बांध नहीं सकते। या तो आप कानून बना दीजिए कि आप भारत के नागरिक हो गए तो कहीं नहीं जाएंगे, तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं रोक पाएंगे आप। सर कुछ लोग कहते हैं कि ये समझाइए कि जैसे दुबई का आपने कहा टैक्स हेवन स्टेट्स हम लोग कहते हैं, सिंगापुर को, यूएई को और तमाम देशों को, तो उनका खर्चा कैसे चलता है? वो टैक्स नहीं ले रहे हैं फिर भी बड़े देश हैं, और हम टैक्स ले लेकर भी अभी कहीं पहुंचे नहीं है। सर कंजम्पशन देखिए, जैसे दुबई क्यों विकसित हुआ इतना, ये अलग क्वेश्चन आपका यहां से आ रहा है कि दुबई, आपको हांगकांग की स्टोरी पता होगी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, उनको एक यस, लीज पे दिया गया था, तो बहुत सारे व्यापारी वहां गए, हब बन गया। लोगों को मालूम था कि हांगकांग का लीज खत्म होगा, वो चाइना के पास चला जाएगा। तो दुबई की परिकल्पना जब करी गई थी, तब इसी मॉडल में की गई थी कि दुनिया के सारे रईस अमीरों को हम यहाँ रखेंगे और टैक्सेशन नहीं रखेंगे, कंजम्पशन पैटर्न पे हम जाएंगे। वहां कंजम्पशन जो आप करते हैं ना, उसके उससे थ्रू वहां बिजनेस रन होता है। अभी बहुत मामूली सा उन्होंने शायद एक वैट लगाया है, लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, कंपनीज लग रही हैं, लोग जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये इकोनॉमी उन्होंने डेवलप की, रादर की टैक्स की इकोनॉमी आप करें। तो मॉडल अपना अपना है। जैसे आप मान लीजिए भारत में इनकम टैक्स की चल रहा बजाय केवल, है। जी आप कह रहे हैं कि टैक्स राज चल रहा है हमारे यहाँ, पहले लाइसेंस राज चलता था और अब टैक्स और लाइसेंस राज दोनों चल रहे हैं। एक तरह से बिल्कुल टैक्सेशन तो की बात लगातार चल रही है, भाई बहुत टैक्स है। अभी जीएसटी थोड़ा कम किया है, तो हम देखते हैं इसका 22 के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है राहत मिले लोगों को, और मिलनी भी चाहिए। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स कम करने के बावजूद आपकी अपर लिमिट 30% प्लस हो जाती है। 12 लाख से ऊपर तो 30। बिल्कुल सर, कुछ मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो खासतौर से सर्विस में हैं, जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो कहते हैं कि सारा टैक्स तो सरकार नौकरी पेशा लोगों से लेती है, और जो नीरज जी के बड़े मित्र हैं, बड़े बड़े अरब लोगपति हैं, उनके पास तो कोई टैक्स ही नहीं लगता है। जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसके 3 लाख रुपए टैक्स चला गया, और जो 100 करोड़ कमा रहा है उसका पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है विजय जी। आप मान लीजिए इंडिविजुअल हैं, आप भी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं भी 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। आप अपने आप को प्रोफेशनल घोषित कर देते हैं, तो आपके बहुत सारे खर्चे कंपनी में आ जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर में टैक्स फ्री हो जाते हैं। इवन आपके कपड़े भी, आप अपना घर कंपनी के नाम पे लिए हुए हैं, तो वो एक्सपेंडिचर है, कपड़े एक्सपेंडिचर है, गाड़ी एक्सपेंडिचर है, तो आपका टैक्स बनेगा ही नहीं, जबकि यूज आप ही कर रहे हैं। मैं जी, नौकरी कर रहा हूं, तो तो सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं टैक्स दे रहा हूं। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये है, बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल हैं वो बहुत कम टैक्स देते हैं, ये बात सच है, बिल्कुल सही बात। और फिर वो टैक्स के सैलरी वाला जो है, पहले टैक्स दे दिया, फिर जो सामान खरीदने गया उस पर जीएसटी दे दिया। उस पर जीएसटी देगा, यस बिल्कुल देगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन इतना सारा है, तो आप मेरे को डिप्रेशन में ला रहे हैं, क्या करें? अब मैं तो जा भी नहीं सकता, मैं यहाँ से गुड़गांव जाने में भी मेरी हिम्मत नहीं होती। आप कहाँ कह रहे हैं, वहाँ सिएटल और यूएसए और यूके और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो देखिए बड़े सर, लोगों एक को डिप्रेशन देने के लिए ऐसे बड़े बड़े शहरों के नाम लेते हैं हम, बरेली, गाजियाबाद, ये सारे शहर जानते हैं, जोधपुर जानते हैं, भरतपुर जानते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल जानते हैं, सागर जानते हैं। अब आपने पता नहीं कौन से शहरों के नाम लिए, हम तो जानते नहीं, कैसे जाए वहां? सर फ्लाइट जाती है, उससे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
टिकट कटाइए और पहुंच जाइए। पैसा कमाने का। देखिए सर, एक एक चीज लोगों को थोड़ा ये समझना चाहिए, मूल मंत्र क्या है। अगर आप ये सोचें कि सरकार टैक्स एकदम कम कर दे, भारत जैसे देश की मैं बात कर रहा हूं, फ्री कर दे, तो शायद बड़ा मुश्किल काम है। होगा कि नहीं होगा मैं इस पे श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं इस पे श्योर हूं कि आप अपनी मेंटालिटी ज्यादा कमाई की बनाएं, और ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको सैलरी जितनी मिलती है, अगर हर साल अप्रेजल बढ़िया होता रहता है 10-15% का, तो महंगाई पता नहीं चलती। जिस बार अप्रेजल कम हुआ उस बार हमारा मूल अटक जाता है। तो उसका मूल मंत्र क्या है कि आप अपने इनकम के सोर्सेस बढ़ाइए। टैक्स तो कम आपके हाथ में नहीं ना। मैंने इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सर बात कही थी एक बार, आपको फोकस सिर्फ उस पर करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में। आप रिएक्शनरी बनिए कि आपके कंट्रोल में क्या है, कमाई बढ़ाना। आप एक नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी करिए, मेहनत करिए, इन्वेस्टमेंट जो भी करना कर सकते हैं आप, वो आपके हाथ में है। टैक्स कम होगा कि नहीं होगा ये आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में नहीं है। तो भारत में अगर आप रहते हैं तो आपको अपनी कमाई बढ़ाने के, मेहनत करने के तरीके सोचना चाहिए, तभी आप अच्छे से निपट पाएंगे। लेकिन अब सरकार की भले थोड़े टैक्स कम हो जाए, जैसे एक 12 लाख रुपए टैक्स हो गया ना आपका, कम टैक्स फ्री 12.75 इफेक्टिवली। अभी यस, 1-1.5 साल बाद नया पे कमीशन आने वाला है, चुनाव 29 से पहले वो लागू हो जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है। आपकी आमदनी 12 लाख से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ऊपर चली जाए। 30% जनरली सैलरी बढ़ती है। आप फिर टैक्स नेट में आ जाओगे। अब बोलो आप क्या करोगे। अभी ये साल 1.5 साल की खुशी है आपकी उसके बाद आप टैक्स नेट में आ जाओगे फिर से। फिर आप कहोगे देखो अब टैक्स मेरा लग रहा है, कम करो कम करो। तो अब बार बार थोड़ी कम होगी सरकार। सरकार ने आपको पहले बता दिया 1.5 साल के मजे हैं सर। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल चलते चलते ये भी बता दीजिए कि जो एफडीआई ओडीआई जो जा रहा है वो तो जा रहा है, कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा पैसा? नहीं आ रहा है, नो डाउट पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में आ रहा है। अभी थोड़ा इस समय चूंकि टैरिफ का और ये सब बहुत झंझट चल रहा है, तो स्पीड स्लो है। ऐसा नहीं तो पैसा रुक जाए, पैसा आता रहता है, लेकिन स्पीड कम हो जाती है। तो अभी ये जो टैरिफ वाला इशू सॉल्व हो जाए और थोड़ा यूएस में रेट वेट कट हो जाए, तो पैसा फिर से बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसका असर दिखेगा, ये मैं मानता हूँ। जीएसटी वगैरह कम किया है, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो पैसा आएगा। अभी फिलहाल स्पीड कम है, क्योंकि वो ट्रम्प बाबू ने ऐसा फंसा रखा है मामला कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आगे होने क्या वाला है। सर आखिरी बात करते हैं हम चलते चलते, जो आपने कहा कि पैसा कमाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो पैसा कमाने का एक हाँ। तरीका आजकल है स्टार्टअप, कि नया सोचे, नया तरीका निकाले, नया रास्ता निकाले। तो आप अच्छी कहानियां सुनाते हैं हर बार, एक नया स्टार्टअप बार बार लगता है मुझे हर हफ्ते आपने सुनाया, इस पर कुछ काम कर ही देते हैं। लेकिन मैं तो खुद ही अपनी समस्या को, मेरे को समझ में आया कि मैं खुद समस्या हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप सॉल्यूशन ढूंढिए ना अपनी समस्या का। नहीं तो मेरा 50% काम हो गया ना। आपने मुझे समझाया था कि पहले समस्या ढूंढिए, तो अब मैंने समस्या हाँ। ढूंढ ली कि मैं खुद समस्या हूँ। अब आगे क्या ओके तो अच्छा, इसमें भी एक चीज और है, दोनों काम आप ही को करने हैं। आपको समस्या भी खुद ढूंढनी है और सॉल्यूशन भी खुद ढूंढना है, दूसरा कोई नहीं बताएगा, तो आपको ही करना है। तो आज की कहानी सर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। देखिए हम लोगों ने 2 चीजें तय की थी कि प्रॉब्लम ढूंढिए, और उसके लिए आइंस्टीन होना जरूरी नहीं है, आसपास ही दिखती रहती है। आप उसको खाली आइडेंटिफाई करिए, दिमाग लगाइए। तो एक चश्मे वाली कंपनी है लेंसकार्ट। जी आजकल बड़ा चलता लेंसकार्ट है। का जन्म जो है, बहुत फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी चेन हो गई है। तो 2008-7-8 फाइनेंशियल ईयर में इसका फाउंडेशन हुआ। पीयूष बंसल ने इसको फाउंड किया, और उसके बाद कई प्रयास किए लेकिन चली नहीं बहुत। तो उन्होंने एक फ्लायर नाम से कंपनी बनाई थी, वो बहुत चली नहीं। तो उन्होंने थोड़ा रिसर्च की कि क्यों, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रही। तो उन्होंने ये देखा कि भारत में आईसाइट, देश में लगभग 25 से 30% लोगों की आईसाइट कमजोर है, लेकिन वो चश्मा नहीं लगाते हैं। हमको पता जी है कि हमको कमजोर है, लेकिन हम शर्म के नहीं मारे, लगा। क्योंकि मेडिकल मान लेते हैं लोग, अरे यार ये चश्मे से आदमी है, थोड़ा सा हैप नहीं बन पाएंगे, स्मार्ट नहीं दिखेंगे। पॉजिटिव उसकी इमेज नहीं होती। इमेज पॉजिटिव नहीं कि आइए तो चश्मा लगाते हैं मतलब नजर कमजोर है। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है दरअसल, आंख कमजोर होने के बावजूद चश्मा न लगाने की। इसको उन्होंने सॉल्व किया कि अगर हम चश्मे को बहुत फैंसी बना दें, हैप बहुत बना दें। डिजाइनर बना दें,
ब्रांडिंग कर दें उसकी और प्राइसेस एकदम नीचे रखें तो चमक जाएगा। एग्जैक्टली उन्होंने यही किया और उन्होंने इसको पहले ऑनलाइन बेचना शुरू किया। और ऑनलाइन में ऐसे तरीके हैं कि आप उसमें अपना मुंह लगा के, चश्मे लगा के देख सकते हो कौन सा बढ़िया लग रहा है आपके चेहरे पे, और उसके बाद फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो सस्ते भी थे, इजी भी थे, और आप टेस्टिंग घर बैठे कर सकते थे। फिर उन्होंने देखा कि ये इस मॉडल के साथ ब्रिक एंड मोर्टार में दुकानें भी खोलना चाहिए, तो उन्होंने दुकानें भी खोली और देश भर में इस समय उनकी 2000 से ज्यादा दुकानें हैं और इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल चला कि करीब करीब वो उनकी आईपीओ लाने की भी तैयारी हो रही है। 6,500 करोड़ का रेवेन्यू है उनका। इतना वो हर साल चश्मा बेच लेते हैं और सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी बेच रहे हैं वो। तो पीयूष बंसल का ये आइडिया कि लोगों को चश्मा लगाने में हिचक है, उसको उन्होंने प्रॉब्लम माना और उसी का सॉल्यूशन ढूंढा कि फैंसी डिजाइनर चश्मे। और आप जैकब जॉन, हसलर, विंसेंट चेज, ये सब उनके ब्रांड है। तरह तरह की उन्होंने ब्रांडिंग भी कर दी। तो आप बड़े शाइन, बढ़िया चश्मा लगाया हमने डिजाइनर, उसमें काले कलर भी है, जो उसका लेंस है उसमें फोटोक्रोमेटिक कर दिया कि आप धूप में निकलोगे तो लगेगा सन ग्लास लगाए हुए। सो ये जो टेक्निक थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी, तो सिंपल कॉमन सेंस वाली बात थी कि यार चश्मा लगाने में आदमी ऐसा लग रहा है तो चलो हम लोग इसको डिजाइनर बना देते हैं, चल निकला बिजनेस। क्या इससे पहले जो देश में चांदनी चौक में 100 दुकानें चश्मे की हैं, उन्होंने नहीं सोचा? पर वो बेच रहे हैं तो, और उसमें भी बड़ी मुश्किल से कोई जा रहा है तो वो 2 साल तो लगा ही देता था चश्मा लगाने में। सोचते नहीं लोग। आप एक और मजेदार बिजनेस बताता हूं आपको मैं। इंडिया में जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, शेयर ब्रोकिंग वाला, इसमें एक बिजनेस आया डिस्काउंट ब्रोकिंग, कि जैसे कि हर ट्रेड आप करते हो तो बेचने में भी कमीशन लेते हैं, खरीदने में भी लेते हैं, बहुत नॉमिनल होता है लेकिन लेते हैं। तो एक नया बिजनेस आया, किसी ने सोचा यार कि मैं दिन भर में तुम चाहे जितना करो मुझे 20 रुपए दे देना बस, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग। अब ये बिजनेस किसने सोचा? जीरोधा ने, ग्रो ने। आज वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं। और जो पुराने ट्रेडिशनल लाला जी वाली कंपनी थी वो सोचते रह गए, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि यार ये भी किया जा सकता है। तो इनोवेशन इज द की। आप नई चीज सोचते रहिए तो आप ग्रो करेंगे। अभी चश्मे का बिजनेस हजारों साल, 100 साल से चल रहा होगा यहाँ पे, किसी ने सोचा कि इसको डिजाइनर बनाए? यार शर्म किस बात की, चश्मा लगाओ शान से। तो यंगर जनरेशन है, पहले हम लोग कहते थे लड़कियों को शादी से पहले चश्मा लगवा देते थे कि भाई शादी नहीं होगी, और आज वो न्यूज, ये जो है इनका लेंस कार्ड का चश्मा या जिस तरह का हैप है, तो सब लड़कियां भी आप देख रहे हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी और ऑफिस गोइंग गर्ल्स भी जो हैं वो सब भी उसको, चश्मे को यूज कर रही हैं और बड़े हैप तरीके से यूज कर रही हैं। तो ये एक आइडिया की बात है। आजकल तो लोग मानते हुए कि चश्मा लगाया तो स्मार्ट है, अल्फा मैन है, लग रहा है चश्मा उसमें लगाया, बढ़िया एकदम डैशिंग डैशिंग लग रहा है। उनका एड जो है ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा प्राइसिंग को लेकर, कि जिसमें वो करण जौहर बंसल को फोन करते हैं और कहते हैं कि कितने का है, कितने डॉलर्स का है, और वो कहते हैं कुछ और नहीं बढ़ा देंगे, बोले नहीं इतने का ही है, तो बोले तुम्हें अमीरों की हाई लगेगी। तो ये जो कंटेंट है अभी तक तो गरीबों की हाई लग रही थी और अमीरों की हाई आपने बता दिया कि ये कितना सस्ता चश्मा है। तो एक इंटरेस्टिंग होगा, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इन्होंने एक बहुत छोटी सी इन्होंने और की कि मान लीजिए आप एक चश्मा खरीदने गए तो इन्होंने देखा कि यार एक फ्रेम लगाते लगाते आप बोर हो जाएंगे, तो बाई वन गेट वन भी इन्होंने चला दिया, ये एक लो दो, एक और फ्रेम ले लो फ्री में। तो आप देखिए बिजनेस है यहाँ पे। फ्रेम की कीमत बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन लेंस की कीमत ज्यादा होती है। तो लेंस तो आप पैसा दोगे लगाओगे, फ्रेम दे देंगे 10 रुपए का फ्रेम, चलो काम हो गया। सो आप देखिए 2 चश्मे आपको दिए कि 2 बदल के लगाओ और बिजनेस भी आ गया क्योंकि लेंस भी लगाओगे, बिजनेस डबल मिल गया। एग्जैक्टली। मतलब ये है पीयूष बंसल साहब की नजर तेज है, बहुत तेज है सर, उनकी तो दूरदृष्टि बहुत तेज है। चलिए सर, बहुत बधाई पीयूष बंसल जी को भी कि ऐसे लोग हमारे जो है ना एक नए नजरिए से देखते हैं। उनके लिए कहा जाना चाहिए कि नए नजरिए से वो देख रहे हैं, और आप भी हमें नया नजरिया बता रहे हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, पैसे के साथ साथ आगे बढ़ा जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, बताते रहिए, हम भी सीखते रहेंगे। मैंने 50% काम कर लिया है, अगला 50% आपकी जिम्मेदारी कि मेरा सॉल्यूशन ढूंढे। आपने आउटसोर्स कर दिया कि मैं सॉल्यूशन ढूंढूं। देखिए